वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ईशाना में। तो अभी हम जो है वो हिंदी सेक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोगों ने कहा था कि मैम हिंदी और इंग्लिश का भी वीडियोस लाइए, तो मैं अभी हिंदी का वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 और 13। तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। ठीक है, अब ये स्वर मैंने लिखे भी हुए हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इनको देख लीजिए और काउंट कीजिए तो 11 ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ओके, जो लाइन लगाई गई है, अंडरलाइन किए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, बाकी 3 की गलत होगी। तो हमें जो है वो जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसे चुनना है। ठीक है, उस विकल्प को हमने चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। ठीक है, परिशिष्ट का जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, परिशिष्ट। ठीक है ना, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। अब परिशिष्ट होता क्या है? परिशिष्ट क्या होता है, जैसे पुस्तक के अंत में लिखा गया ना, तो ये पुस्तक के अंत में दिया गया होता है। यह पुस्तक का वह अंश होता है जिसमें ऐसी बातें लिखी गई होती हैं जो कि मतलब पुस्तक के बीच में कहीं पे इंक्लूड होनी थी और वहां पर उसको इंक्लूड करने से वो छूट गई हैं, और जिसके देने से पुस्तक के विषय की पूर्ति होती है। मतलब कि अगर इसको एंड में इंक्लूड ना किया जाए तो जो बुक होती है मतलब उसका विषय पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। अब व्यवहारिक का जो है वो करेक्ट वर्तनी क्या होगी? व्यवहारिक, ऑप्शन है ए। बी ऑप्शन है व्यावहारिक, और ऑप्शन सी है व्यवहारिक, एंड डी है व्यवहारिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है नी जमा उत्तर, ऑप्शन बी है नि जमा उत्तर, सी है निर जमा उत्तर, या ऑप्शन डी है नि जमा उत्तर। ठीक है, तो निरुत्तर शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी नि जमा उत्तर, जो कि विसर्ग संधि है। ठीक है ना, विसर्ग संधि है ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6? तो सर्वनाम के जो है वो 6 भेद हैं, और वो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4th है संबंधवाचक सर्वनाम, 5th है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एंड लास्ट इज निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं संधि, समास, अव्यय या छंद। तो जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। अब संधि क्या होती है? संधि होती है 2 वर्गों के संयोग से होने वाला विकार। ओके, और अव्यय क्या होता है? अव्यय होते हैं वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और छंद होते हैं जिस काव्य रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था और गति की योजना रहती है, उसे हम छंद कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो होगा वो समास होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुब्रीहि है तो वो क्या होता है? बहुब्रीहि होता है कि जिस समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान ना हो, मतलब दोनों पद जो होते हैं अगर वो अकेले अकेले होते तो प्रधान नहीं होते, पर जब वो आपस में मिल जाते हैं तो एक अलग ही
संज्ञा का बोध कराते हैं, ठीक है ना, एक अलग जो है वो शब्द का बोध कराते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं लंबोदर, ठीक है ना, लंबोदर, 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 ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अलग अलग जो है ये पद प्रधान नहीं है। पर अगर लंबोदर शब्द इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया, ये भगवान गणेश जी जो है उनका जो है वो संज्ञा का बोध करवाते हैं, ठीक है ना, भगवान गणेश जी का बोध करवाते हैं, मीन्स किसी अन्य संज्ञा का ये बोध करवा रहे हैं। तो जब भी तत्पुरुष समास होता है तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिसमें अगर कोई भी हमें समास पद दिया गया है उसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह जो है वो उत्पन्न हो, तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे को, का, के, की, ये वाले जो हैं अगर बीच में लगते हैं किसी का विग्रह करने पर, किसी पद का विग्रह करने पर, तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है जिस समास में, ठीक है। और द्विगु क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का अर्थ मतलब एक समूह, मतलब पूरा का पूरा पद जो होता है एक समूह का अर्थ देता है, जैसे कि नवरत्न हो गया, त्रिभुवन हो गया। अब नीलकमल का क्या है, नीलकमल जो है वो कर्मधारय समास है। नीलकमल का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नीला है जो कमल, है ना, नीला, नीला क्या है, कलर है, विशेषण है ये, ठीक है। और कमल वो क्या है, दूसरा पद उसका क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ये कमल क्या है, विशेष्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन है विज्ञ, ज्ञान, वि या फिर अन। तो विज्ञान शब्द में उपयुक्त जो उपसर्ग होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, ठीक है, जैसे ज्ञान के आगे लगा हुआ वी प्लस ज्ञान, ये उपसर्ग है, ठीक है ना, वी जो है वो इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ठीक है, ये वाक्य है ना। तो कुछ शब्द है इसमें, इसका जो है हमें विशेषण छांटना है, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। कुछ मतलब पता नहीं है कितने हैं, पर है क्या है, संख्या है, कुछ बच्चे हैं मतलब संख्या से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है 10 और 11 जो क्वेश्चन है उसमें मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 है अंतर के पट खोलना, ऑप्शन है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना मतलब अपने आंखें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छे से खोल के कोई काम करना, ठीक है ना, अंदर तक मतलब पूरा। तो इसका क्या हुआ, मतलब अपने चेतन मन से काम लेना, तो मतलब क्या हुआ, विवेक से काम लेना, ठीक है ना, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से जो है हम कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11 मंत्र फूंकना, इसका ऑप्शंस हैं वशीकरण करना, प्रभाव दिखाना, क्रोध शांत होना या बहका देना। जनरली हम बोलते हैं कि कोई अगर मान लो बहुत ज्यादा एंगर है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और किसी ने उसको कुछ ऐसे प्यार से समझा दिया, तो हम बोलेंगे भी तूने क्या मंत्र फूंक दिया जो ये मतलब शांत हो गया, है ना, ऐसे जनरली हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मंत्र फूंकना क्या हुआ, ऑप्शन बी प्रभाव दिखाना। नेक्स्ट है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची होता है समानार्थक, ठीक है। तो दामिनी को विद्युत कहा जाता है, बिजली कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, ठीक है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है डी विद्युत। मृदुल का विलोम शब्द है, विलोम मतलब उल्टा, ऑप्शन है कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। तो मृदुल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कठोर, कड़ा या रूखा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी दैट इज कठोर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है उसमें सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जंगल में आग लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। नेक्स्ट है कष्ट से संपन्न होने वाला, ऑप्शंस हैं कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कष्ट से संपन्न होता है उसे हम कष्ट साध्य कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक जो है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 है समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर
डैश लग गए हैं, पद चिन्ह, लिपि चिन्ह, प्रश्न चिन्ह या विराम चिन्ह। तो अगर जाति और धर्म के खेमों में बंट गया तो राष्ट्रीय प्रगति पर क्या लग गए हैं, गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। अब इसमें अमर्ष, उन्मेष, पीयूष, प्रत्यूष ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अमर्ष का मतलब होता है असहिष्णुता, ठीक है। पीयूष का मतलब होता है अमृत, प्रत्यूष का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो उन्मेष का मतलब होता है प्रकट होना या आंख का खुलना। तो इसमें केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, मतलब मौलिक प्रतिभा को जो है वो उजागर नहीं कर सकता या प्रकट नहीं कर सकता। तो इसमें भी उन्मेष जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है, बी उन्मेष। बाकी तो सारे रिलेटेड नहीं लग रहे हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो यथार्थ होगा, यथार्थ मनुष्य मतलब सच्चा, मतलब यथार्थ होगा, बिल्कुल रियल। तो ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। अब इसमें भी जो है दिया हुआ है, देखो ऑप्शन ए में दिया गया है, जैसे अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है दान ना लेना, अनुग्रह होता है कृपा, और विग्रह होता है विभाग या टुकड़ा, ठीक है, और परिग्रह होता है कृपा लेना, ठीक है, कृपा लेना। ओके, तो इसमें अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, तो इसमें अब आप लोग मुझे जो है वो कमेंट में लिख के बताएंगे कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है, जैसे कि मिश्र वाक्य वैसे होता क्या है, मिश्र वाक्य होता है एक जिसमें एक मुख्य उपवाक्य एंड एक अन्य उपवाक्य होता है। जो अन्य उपवाक्य होता है वो मुख्य उपवाक्य पे जो है वो आश्रित होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ठीक है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ठीक है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन होगा कि बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, है ना, कि बिजली नहीं थी तो फिर क्या हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। जिसमें अगर हम इनको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें क्या आ गया, तो आ गया ना, बिजली नहीं थी इसलिए या तो अंधेरा था, तो इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य रूप है। अब इसमें और लगाया ना बीच में, तो इसलिए सरल वाक्य बन जाता है, ठीक है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, अगर इसमें होता है कि वह स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट गई, तो ये क्या हो जाता है, ये मिश्र वाक्य हो जाता, पर इसमें और है इसलिए ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हिस्सा कुल, बी है कंधा हिस्सा, किनारा भाग या परिवार भाग। अंश जो होता है वो होता है कंधा, अंश होता है हिस्सा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन, दैट इज कंधा हिस्सा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यह निर्भ्रात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां स्त्री की स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो यह निर्भ्रात का मतलब होता है मासूम, ठीक है। यह मासूम सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां स्त्री की स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंठव्य वर्ण, कंठ मतलब कंठ से बोला गया, कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा है, ह, ट, त या प। अब जिसको उच्चारण करती बार सिर्फ कंठ का यूज हो रहा है, दैट इज ह। ह जो है वो कंठ वर्ण है, ठीक है। ट है, त है, प है, प में ओष्ठ है ना, त जो है वो हमारा दंत है ना, त में दांतों का यूज हो रहा है, ठीक है, और तालु का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ह जो है दैट इज कंठ वर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। ओके, अब गत 80 वर्षों से, अब ऑप्शंस दिए गए हैं य, र, ल, व। अब इनको हम अरेंज करके मैं बताती हूँ कि इसका ऑप्शन डी होगा। पहले क्या आएगा, राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भूथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के, ठीक है, ये यहाँ पर सामने आकर भी नहीं आ पाती। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बन गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे, मतलब सिंपल ही सेक्शन था हिंदी का, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।